कार्यक्रम के प्रायोजक Rankar, an exquisite jewelry collection inspired by Ran of Kutch, जिसके कण कण में है कारीगरी। Reliance Jewels। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे भीषण गर्मी के बीच कोयले की कमी से बिजली संकट गहराता जा रहा है। आखिर कहां गई ये बिजली? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों में बिजली संकट से आम जनता को दो चार होना पड़ रहा है। वहीं कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के अपने दावे हैं। उनके मुताबिक देश में कोयले की कमी नहीं है। प्रहलाद जोशी का कहना है कि कोयला कंपनियों के पास 73 लाख टन कोयले का स्टॉक है। ऊर्जा संयंत्रों के पास 21.5 लाख टन कोयला है। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने कोयले की कमी और बिजली संकट को लेकर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह मौजूद थे। लेकिन बात यह है कि आखिर कहां गई बिजली? वो कौन से कारण हो गए जिससे इस तरीके की स्थितियां आ गई? उसी पर हमारे साथ खास मेहमान अभी जुड़ेंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। देश में बिजली का संकट, भीषण गर्मी में बिजली संकट बरकरार, जनता, कारोबारी और व्यापारी परेशान। गृह मंत्री शाह ने कोयले की संकट पर की बैठक। देश में 319 अरब टन का कुल रिजर्व, फिर भी बिजली का संकट क्यों? देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में बिजली की कटौती जारी है। देश के तमाम हिस्सों में हो रही बिजली कटौती के पीछे कोयले की कमी को प्रमुख वजह माना जा रहा है। अब बिजली कटौती से न सिर्फ जनता बल्कि कारोबारी और व्यापारी भी परेशान हो रहे हैं। देश भर में बिजली और कोयले की संकट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहम बैठक की। वहीं बैठक में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में बिजली संकट पर दोनों केंद्रीय मंत्रियों से बात की थी। माना जा रहा है कि घरेलू स्तर पर कोयला आपूर्ति बिजली संकट का कारण नहीं है। देश में कोयला उत्पादन और उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2021 से 2022 में उपभोक्ताओं को 66.3 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की गई थी, जो एक रिकॉर्ड है। बिजली संकट का बड़ा कारण आयातित कोयला और गैस आधारित संयंत्रों में ईंधन की कमी है। साथ ही आज एसी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का इस्तेमाल भी काफी बढ़ा है। इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति खराब होने से भी आपूर्ति प्रभावित हुई है। दूसरी ओर कोयला उत्पादक कंपनियों का बिजली कंपनियों पर बकाया भी एक समस्या है। कोल इंडिया का लगभग 1200 करोड़ रुपए बिजली उत्पादक कंपनियों पर बकाया है। वहीं बिजली उत्पादक कंपनियां कहती हैं कि वितरण कंपनियां पैसा नहीं दे रही हैं, तो हम कहां से बिजली दें? बहरहाल देश भर में कोयले का संकट बरकरार है। ऐसे में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों को कोयले की आपूर्ति को पूरा करने की जरूरत है, जिसके लिए केंद्र सरकार की ओर से अहम बैठकें भी की जा रही हैं, जिससे बिजली संकट को खत्म किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ वीरेंद्र बब्बर जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। और हमारे साथ जल्दी श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़ेंगे राजस्थान से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद शर्मा जी, क्योंकि आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी चीजें देखते आ रहे हैं, ऐसे में बिजली कहां गई और ऐसी कौन सी दिक्कत हो गई कि अचानक से विनोद शर्मा जी ये स्थिति आ गई कि आज बिजली को लेकर चारों तरफ बातें हो रही हैं। खुद गृह मंत्री जी को सामने आना पड़ा मोर्चा संभालने के लिए। उन्होंने एक बैठक बुलाई कि अब देखना पड़ेगा। तो वास्तविकता तो यह है कि कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। धन्यवाद।
आज आपने मुझे इस बहस में आमंत्रित किया है और ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है इस समय देश में। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई जो आपने सवाल किया, इसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जब जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने में बिजली की डिमांड कम होती है, उस समय ही कोयले का स्टॉक बिजली घरों तक पहुंचाया जाता है। सवाल अब ये महत्वपूर्ण है कि इस समय हमारे पास 4 फैक्टर हैं। पहला यह है कि केंद्र सरकार का रेलवे मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय, उसके अलावा राज्य सरकारों की जो कोऑर्डिनेशन का आपस का जो मामला है, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है, क्योंकि जिन अधिकारियों को ये काम करना चाहिए था वो उन्होंने समय पर नहीं किया। आज अगर हम पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल करके कोयला ढोने का काम कर रहे हैं तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट अपने आप समझ में आ जाता है कि वो काम समय पर नहीं किया गया जो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में कोयले के स्टॉक के लिए करना था। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो बाहर से कोयला आयातित कर रहे हैं और उस कोयला आयातित का जो रेट है इस समय उनको सूट नहीं कर रहा, वो उसको खरीद ही नहीं रहे हैं। चाहे वो रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उसकी वजह से जो कोयले के रेट बढ़े हैं वहां पे, उसके हिसाब से वो खरीद नहीं रहे हैं। एक ये प्राकृतिक, ये पैदा किया हुआ संकट है और विदेश से जो कोयला आना है उसको लेकर कहीं ना कहीं अड़चन भी है। और जो रेलवे का है सबसे बड़ा फैक्टर, आज अगर अमित शाह जी ऊर्जा मंत्री, कोयला मंत्री और जो सबसे मिलकर बात कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर जनवरी, फरवरी, मार्च में इस पर काम हुआ होता। आप उदाहरण समझ सकते हैं कि कितने राज्य ऐसे हैं जहां पर रिजर्व स्टॉक से काफी कम रह गया है कोयला, और अब ये कहा जा रहा है कि इतनी ट्रेनें कैंसिल करने के साथ साथ अब कोयले की मालगाड़ी आएंगी और यही स्थिति कहलाती है इमरजेंसी। जो कि चीजें जो अब तक नहीं हो पाई हैं उन पर अब काम हो रहा है। यही सबसे बड़ा वजह है कि कोयले का और बिजली का दोनों का संकट पैदा हो गया है। और विनोद उधर शर्मा जी, मई और ये तो बहुत जी, ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आप देखिए कि जो कोयले के जो हमारे संयंत्र हैं, जो हमारे जहां से बिजली बनती है, क्या उन अधिकारियों को ये नहीं लगा कि भाई हमारे पास रिजर्व में इतना कोयला है, इसकी मांग कीजिए और इस समय तक ये आएगा? तो गलती तो उनकी सबसे बड़ी है। हाँ, मैं वही उसी पॉइंट को कह रहा हूं कि जो प्लानर है, जिनका काम है नियोजन का, कि अगर हमारे पास स्टॉक की कमी है तो उसकी सूचना प्रॉपर। आज की डेट में तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दिल्ली में सेंट्रल एक एजेंसी है जो ऊर्जा पर पूरा मॉनिटरिंग करती है और उसको हर पल पल की जानकारी होती है, क्योंकि मॉनिटरिंग वो हर राज्य की करती है। लेकिन उन्होंने अगर सूचना भेजी है और ऊपर एक्शन नहीं हुआ तो वहां भी ये माना जा सकता है कि ये एक पॉइंट है कि राज्यों का और केंद्र के बीच में समन्वय की कमी है। जी जी, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। वीरेंद्र जी कहाँ गई बिजली? आप देखिए, विनोद शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह ये रह चुके हैं। ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो चूक हुई है और जो चूक हुई है वो बहुत बड़ी चूक है। उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज खुद गृह मंत्री जी को सामने आना पड़ा। देखिए, आप एक बात से तो कोई भी आदमी इनकार नहीं कर पाएगा कि ऊर्जा किसी भी देश के विकास का इंजन होती है जी, और किसी भी देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के आधार पर वहां का व्यक्ति का रहन सहन, उसका स्तर वो मापा जाता है। परंतु ये इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है कि पिछले जो सरकारें जो इस देश में रही, जिन्होंने राज किया 60-60 साल तक, उनकी लापरवाही के कारण से, उनकी दूरंदेशी में कमी की वजह से आज देश के अंदर जो परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं, जब हम बात करते हैं तो आप देखते हैं किस प्रकार से आबादी हमारे देश के अंदर बढ़ रही है और विकासशील देश को विकसित देश में कन्वर्ट करने के लिए, चाहे वो औद्योगिकरण की दृष्टि से हो, कृषि की दृष्टि से हो, परिवहन की दृष्टि से हो, हर व्यवस्था में ऊर्जा का बड़ा महत्व है। और इत्तेफाक कहता है कि खनिज तेल, पेट्रोलियम, गैस, कोयला जैसे प्राकृतिक साधन हमारे देश में बहुत ही सीमित है। परंतु निश्चित रूप से फिर भी जब आप देखते हैं तो हमारे ऊर्जा मंत्री का भी बयान आया है, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि चीजों को संभाला जाएगा और
चीजों को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जो न्यूसेंस जो लोग क्रिएट कर रहे हैं उनसे भी अपने को बचना है, और जो परिस्थितियां जो वास्तविकता है वो हम सबके सामने है। अगर आप बात करें तो इस बार जो डिमांड की जो बात करते हैं, तो पिछली बार की तुलना में इस बार अगर हम देखें तो डिमांड जो है 207.11 गीगावाट पर है इस बार, और ये पिछले से लगभग 12% ज्यादा है अगर हम देश की बात करते हैं। और प्रदेश की बात करें तो हम अलग अलग राज्यों की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में 2020 की तुलना में इस बार 46% ज्यादा डिमांड है। गुजरात के अंदर 20,535 मेगावाट की रिकॉर्ड डिमांड इस बार निकल करके आ रही है। पंजाब में पिछली बार की तुलना से 35% ज्यादा डिमांड इस बार निकल करके आ रही है, और महाराष्ट्र में भी 28,000 मेगावाट की रिकॉर्ड डिमांड इस बार है। और सरकारों की जब हम बात करते हैं ओपन मार्केट से, तो राज्य सरकारें जब ओपन मार्केट से खरीदने की बात करते हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ, इन परिस्थितियों के बाद जिस प्रकार से कोयले की डिलीवरी, देखिए डिलीवरी और कंजप्शन के अंदर जब फर्क आ जाएगा, आपके पास जो सामान जितना चाहिए अगर उससे कम होगा तो कहीं ना कहीं उसको सतर्कता के साथ बरतना होगा। आज जो प्राइवेट सेक्टर है वो 12 रुपए 11 रुपए 12 रुपए 11 रुपए प्रति यूनिट से कम बिजली नहीं बेचते। तो इस प्रकार से कुछ समस्या है, परंतु निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे ऊर्जा मंत्री जी का बयान भी आया, हमारे देश के गृह मंत्री जी, और आप जानते हैं गृह मंत्री जी अमित शाह जी को विपरीत परिस्थितियों में भी, चाहे वो कोरोना जैसा दिल्ली के अंदर देश के अंदर बवंडर खड़ा हुआ हो, और ये ऊर्जा का जो मसला है निश्चित रूप से बहुत जल्दी इसे ठीक किया जाएगा, और देश में किसी भी राज्य में किसी भी स्टेट में किसी भी प्रकार से इसकी वजह से कोई आपातकालीन हालत नहीं बनने दिए जाएंगे। निश्चित रूप से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। चलिए वीरेंद्र जी, हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी भी हैं, राजस्थान से हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, एक तो बिजली कहाँ चली गई, दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो हमारे सारे राजनेता, लगभग मैं कहूँगा बहुत सारे, चाहते हैं बिजली फ्री दी जाए, बिजली फ्री का सबसे पहले एक एजेंडा रहता है। यहाँ पे बिजली का संकट हुआ पड़ा है, उपभोक्ता पैसे देने में कहीं ना कहीं आने-कानी कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़े जा रही है, अवैध कॉलोनियां बढ़े जा रही है, वहां पे बिजली के कनेक्शन बांट दिए जाते हैं, और उसका जो मापदंड है, जो उसकी जो पैमाने हैं वो कुछ होते नहीं है। तो डिमांड जो है, आप देखिए बता रहे हैं, खुद ही बीजेपी के प्रवक्ता हैं वीरेंद्र जी, बड़े वरिष्ठ हैं और बहुत अच्छे जानकार भी हैं, वो खुद कह रहे हैं कि किसी में 35%, किसी में 46%। तो जब आप बांटे जाओगे, फ्री बांटे जाओगे, अवैध कॉलोनियों में कनेक्शन दिए जाओगे, आपके पास कुछ डाटा नहीं रहेगा, तो इस तरीके की स्थितियां तो आएंगी। क्या कहेंगे आप श्याम सुंदर शर्मा जी कि आखिर इसके पीछे के लॉजिक, इसके कारण क्या है? संजय जी, ये बात सही है कि जिस प्रकार से तेज गर्मी पड़ रही है, डिमांड तो बढ़ी है, बात सही है। 12 राज्यों में संकट है, लेकिन कई बार स्थिति ये होती है कि बीजेपी का जो राज्य है वहां पे कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि महंगी बिजली खरीद करके मुनाफा कमाना चाहते हैं, और कांग्रेस वाले, और बीजेपी का राज्य तो कांग्रेस वाले लगाते हैं। अब हरियाणा में मैं देख रहा था, सुरजीवाला कह रहे थे कि खट्टर जी अडानी से कर रहे हैं और महंगी बिजली खरीदने की बात हो रही है। और राजस्थान में हमारे बीजेपी के जो उपनेता हैं राजेंद्र राठौड़, वो भी आरोप लगाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज अगर प्रधानमंत्री जी विदेश में है तो सेकंड नंबर पर गृह मंत्री जी को माना जाता है। तो आज उन्होंने बैठक बुलाई है, उस बैठक में स्पष्ट हो गया कि हमारे कोयले की कमी है सब जगह, और कोयले की जब कमी है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन कम हो गया है, और उत्पादन कम हो गया है, डिमांड ज्यादा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में बिजली की क्राइसिस बढ़ेगी। और आपने सही बात कहा कि जिस प्रकार से हम प्लानिंग नहीं करते कि हम किसानों को कम रेट में बिजली देंगे या 200 यूनिट फ्री दे देंगे, हमारे यहाँ 50 यूनिट फ्री कर रखा है। फ्री तो दे दोगे, लेकिन होगी तभी दोगे ना। इसी स्थिति में जो मैं अभी सुन रहा था आपके बीजेपी प्रवक्ता, आज अमित शाह जी को क्यों बैठक बुलानी पड़ी? पहले तो ये कह रहे थे कि कोयले की कमी है ही नहीं, कोयले की कमी के लिए मना कर दिया। आज स्थिति में रेल मंत्री जी को भी बैठाया उन्होंने, कोयला मंत्री जी को भी बैठाया, और दोनों सचिवों को बैठा करके स्थिति पूछी क्या है। तो अब ये दिखेगा कि जो जिस तरह से जो फेरे रद्द किए हैं ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, क्योंकि हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमने रेल के फेरे भी काफी मात्रा में रद्द किए हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में हम बिजली का संकट, क्योंकि अभी तो अप्रैल समाप्त हुआ है, मई जून में तो और स्थिति खराब होगी। और हम इंडस्ट्रीज को 8 घंटे, राजस्थान में तो 8 घंटे की बिजली देने की बात हो रही है, या बाकी जगह इंडस्ट्रीज को नहीं दे पाएंगे, और ब्लैकआउट आने की स्थिति तो अलग होगी। लेकिन यह बात सही है कि शहरी क्षेत्र में हम बिजली को देंगे, और गाँव में कटौती करते आए, और जब गाँव में किसानों को हम फ्री बिजली दे रहे हैं, जितनी देंगे वो बोलेंगे ही नहीं कुछ। तो ये बात सही है कि जो स्थितियां हैं
कि बिजली का संकट एक दिन में तो पैदा हुआ नहीं है, लेकिन हमने जिस तरह की कोयले का उत्पादन हमारे यहाँ जो होता है उसको हम बिजली के संयंत्र तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और पहुंचा नहीं पा रहे तो उसकी कमी हो गई है, और कमी होने के कारण जो उत्पादन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। लेकिन हम विंड और दूसरी जो ऊर्जा के ऊपर, सौर ऊर्जा पर जा नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर भी हमको ध्यान करने करेगा। लेकिन आज जो 12 राज्यों में जो बिजली का संकट आया हुआ है उसको ध्यान में रखकर, मैं वही सही बात है जो बता रहे थे कि अप्रैल में 42% मांग बढ़ गई थी, और 42% मांग बढ़ेगी और आपके पास नहीं होगा तो आप कट तो करोगे है निश्चित रूप से। और जो उत्पादन में 70% उत्पादन कोयले से होता है बिजली का, क्योंकि परमाणु से या बाकी लोगों से जैसे जो उत्पादन इतना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे 150 बिजली के प्लांट हैं उन तक हम कोयला पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाए। आज जो गृह मंत्री जी ने बैठक ली उसमें स्पष्ट हो गया। तो हम मैनेजमेंट करने में फेलियर रहे, बात सही है। राज्यों के ऊपर आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि केंद्र जब तक इसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेगा तो सुधार होने का संभव ही नहीं है। तो आप देखिए जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब है, इनमें बिजली का संकट अधिक आया है। और आप देखिएगा कि जिस प्रकार से पंजाब में तो कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री दे देंगे, और बाकी जिस तरह से किसानों को जो देने की बात हो रही है, लेकिन हमारी स्थिति को जब तक सुधारेंगे नहीं तो हम इसको सुधारने के लिए हमारा सबसे बड़ा है कि हम उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, और उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ जो गर्मी में इसकी खपत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी देख रहा था मैं, एक सिक्किम छोटा सा राज्य है, वहाँ 74% अगर खपत बढ़ गई, क्योंकि वहाँ उत्पादन ज्यादा होता है तो वो सरप्लस होती तो दिया करते, वो देगा ही नहीं। पंजाब और राजस्थान में देखिए, राजस्थान में 38% बढ़ी है, भाई है हकीकत, और पंजाब में भी 28% बढ़ी है। अगर उत्पादन हमारे पास कम हो रहा, खपत ज्यादा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हमको सोचना तो पड़ेगा, हर नागरिक को सोचना पड़ेगा कि हम बचत कैसे करें। लेकिन साथ साथ जिस तरह से अवैधानिक तौर पर जो बिजली का छीजत हो रही है, जो चोरी हो रही है, उसको भी रोकने में सफल नहीं हो पा रही है पूरी राज्य सरकारें, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक पॉलिसी केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार से गृह मंत्री जी बैठे हैं, और गृह मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि हम कोयले को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कोयला पहुंचाने की हमको रखना चाहिए, इसलिए वो जिस प्रकार से 670 फेरे ट्रेनों के रद्द किए गए हैं, जिससे कि हम ट्रांसपोर्टेशन करके उसको पहुंचा सके। जी ये श्याम सुंदर जी बहुत बड़ी चीजें हैं। विनोद जी श्याम सुंदर शर्मा जी ने लगभग बहुत सारी चीजों पर प्रकाश डाला। अगर आप देखें, मेन बात यह है कि आखिर ये बिजली की मांग एकदम से इतने गुना कैसे बढ़ गई, यानी कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हर चीज, क्योंकि अगर मांग बढ़ रही है तो उसके कुछ तो कारण है, या तो जनसंख्या बढ़ रही है, या अवैध कॉलोनियां ज्यादा बस रही हैं, या फिर हमारे यहाँ इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आई है। लेकिन तब कहेंगे कि इंडस्ट्री इतनी ज्यादा आई है तो रोजगार के संसाधन उतने नहीं बढ़े। तो कहीं ना कहीं ये जो मिसमैच फैक्टर है, इस पर बात होनी चाहिए थी। उसके अलावा जिस पॉलिसी की बात हो रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर बिजली को लेकर जो अवैध जो बिजली है जो चुराई जाती है, या हम ये कहेंगे बहुत सारी जगह इस तरीके की शिकायतें रहती हैं कि जो बड़े बड़े फर्नेस लगते हैं वहां पर भी इस तरीके की बातें आती हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप रहे कि चोरी होती है, तो उसको कैसे करें। और हर बार लगभग 3 महीने, अप्रैल, मई, जून, ये ऐसे महीने हैं कि जहां हमें संकट ही संकट रहता है। तो बिजली के जो दूसरे स्रोत हैं, चाहे ऊर्जा की अगर हम बात करें, सौर ऊर्जा है, उसके अलावा पन वाली बिजली है, पनचक्की जो है, तो उस पर भी काम अब करना होगा। और राज्य सरकारों को कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार के साथ हस्तक्षेप केंद्र सरकार को राज्य सरकारों में करना होगा, और कोई नई ऐसी एक पॉलिसी लानी होगी कि भाई कुछ तो बचे। क्या कहेंगे आप? यहाँ तो सब चीज अभी देखने में ही है कि होगा, कब होगा ये किसी को पता नहीं। जी नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन सबसे बड़ी बात वही है, घूम फिर कर वही आ जाती है कि हमारा आकलन गलत है। क्या ये पहली बार हुआ है? मुझे लगता है कि 2 साल कोरोना काल के दौरान, क्योंकि बिजली की खपत उस दौरान भी रही लेकिन प्रोडक्शन कम रहा था इंडस्ट्री का, हो सकता है कि आकलन करने में कहीं ना कहीं चूक हुई हो जनवरी, फरवरी, मार्च में, कि जो इस बार अप्रैल, मई, जून में जो बिजली की डिमांड होगी वो कितनी होगी, उसमें कहीं ना कहीं विशेषज्ञों की चूक रही है। और इंडस्ट्री भी बढ़ी है। जब हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था में हमारा जीएसटी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है,
तो जाहिर सी बात है कि हमें ये आकलन करना चाहिए था पहले से ही कि हमारा अप्रैल मई जून में बिजली का प्रोडक्शन कितना होगा और कितनी खपत होगी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज की डेट में 207 गीगावाट का इस समय डिमांड पहुंच गई है, और जो हमारे विशेषज्ञों का ये कहना है कि मई और जून में यह डिमांड 215 से 220 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब यह संकट और बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो उस हिसाब से बढ़ी नहीं है और डिमांड बढ़ने वाली है। तो ऐसे में जो वैकल्पिक ऊर्जा है उस पर फोकस करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्लेस हैं जहां पर सोलर सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए, और सोलर से जुड़े हुए जो उपकरण हैं वो इस समय महंगे हैं। कायदे में उन पर काम करने की जरूरत है देश भर में कि सोलर सिस्टम को लगाकर हम कितनी सस्ती से सस्ती उसको इक्विपमेंट को इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके आधार पर हमें वैकल्पिक ऊर्जा मिलेगी। जैसे मैं एक हरियाणा का उदाहरण देता हूं। हरियाणा में शायद इस बात पर शुरुआत हुई थी, पहल हुई थी कि 300 मीटर या 300 मीटर से ऊपर जो मकान है वहां पर सोलर सिस्टम लगाएंगे और उसके लेकर वहां की सरकार सब्सिडी देगी। लेकिन इस सब्सिडी को का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है, और वो सोलर से जो पैदा एनर्जी है उसको वापस बिजली विभाग खरीदता है। अगर आपके पास एक्सचेंज ऑफर में ज्यादा है तो उसको वो खरीदता है, जब जरूरत होती है आपको वापस मिलती है। तो अगर इस तरह की एक मूवमेंट चलाने की जरूरत है पूरे देश भर में कि हमें सोलर सिस्टम के जरिए बिजली कितनी ज्यादा से ज्यादा पैदा कर सकते हैं, और उससे जुड़े हुए जो इक्विपमेंट है उनको सस्ता करें, इंस्टॉल कराएं घर घर में, ताकि लोगों को कोल पर आधारित, थर्मल पावर पर आधारित न रहकर हमें ये सोलर से ज्यादा बिजली मिलनी शुरू हो। ये जरूरी सी बात है कि बहुत सारे जैसे इन दिनों और कहीं ना कहीं शर्मा जी हमें ना हाइड्रो प्रोजेक्ट पर भी छोटे छोटे ध्यान देना होगा। बिल्कुल नहीं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि थर्मल का क्योंकि हाइड्रो हर जगह नहीं है, जहां जहां नदियां हैं वहां पर हाइड्रो है, और उन राज्यों के लिए तो हाइड्रो एक वरदान है अगर वहां पे बहुत, लेकिन हाइड्रो के प्रोजेक्ट में भी कॉस्टिंग बहुत महंगी है। उन पर काम करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है कि किस तरीके से उनकी कॉस्टिंग को कम किया जाए। और इसके साथ साथ जो मैं अभी भी कह रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्यूबवेल वगैरह हैं वहां पर सोलर सिस्टम से काम चलाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में सोलर को मजबूत कराया जा सकता है, और जो स्ट्रीट लाइटें हैं गांवों की हो, सेक्टरों की हो, वहां पर सोलर से काम चल सकता है। इस पर विशेष रूप से जन आंदोलन और मैं कह रहा हूं सहकारिता आंदोलन की तरह काम करने की जरूरत है, तभी देश में बिजली की जो वीरेंद्र बाबा जी, देखिए विनोद शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की है वीरेंद्र जी, कि वर्तमान में हमारे यहाँ बातें बहुत होती है, संकट के समय चिल्लाया बहुत जाता है, लेकिन कभी भी उसके उपाय और उसके समाधान पर बात नहीं होती। पक्ष हो या विपक्ष हो, एकजुट होकर ये नहीं कहते कि संकट तो आ गया, चलिए संकट से निपटने के लिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि हमें इसके वैकल्पिक और जो चीज़ें इससे निकल सकती है, जहाँ से बिजली बन सकती है, उस पर बात करेंगे। और यही एक कारण ऐसा रहा है कि शायद हम आज भी संकट से जूझ रहे हैं, और बात हम करते हैं कि बहुत आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन कैसे, जब यहाँ पर इस तरीके की स्थितियां आपस में आ जाएंगी कि आकलन करने वाले लोग ही गलत जानकारी दे देंगे, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। देखिए, एक बात ध्यान देने वाली जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस प्रकार से अभी आदरणीय शर्मा जी एग्जाम्पल दे रहे थे, बिल्कुल उचित उदाहरण दे रहे थे, परंतु समझने वाली बात यह है कि पिछले साल 182.559 गीगावाट की डिमांड थी पूरे देश के अंदर जी, जो इस वर्ष 12% 13% बढ़कर के 207.655 पर बढ़ गई। अब ये आर्टिफिशियल डिमांड तो नहीं है, नेचुरल डिमांड है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से गर्मी इस बार बढ़ रही है, और जाहिर सी बात है गर्मी समय से पहले और बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो आवश्यकता है। परंतु जब हम बात करते हैं, अभी मेरे मित्र आदरणीय हरियाणा का उदाहरण दे रहे थे, इसी प्रकार अगर मैं उदाहरण देने की बात करूं तो मैं दिल्ली का उदाहरण देना चाहूंगा। जिस प्रकार से आपके ध्यान में होगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली की जो सरकार है, ये बार बार इन्होंने घोषणाएं की थी कि दिल्ली की सभी सरकारी बिल्डिंगों को सोलर प्लांट के माध्यम से जो है चलाया जाएगा, वहां की बिजली वहीं पैदा की जाएगी। परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये कहते थे पानी की समस्या के लिए हर सरकारी बिल्डिंग के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाया जाएगा, आज तक ऐसा नहीं हुआ। देखिए, ये दोषारोपण करने का समय नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के अपने अपने अधिकार तय हैं। अगर राज्य सरकार अपने अधिकारों का प्रॉपर ढंग से निर्वहन नहीं करती तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी बनती है
परंतु क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर हम देखें तो केंद्र और राज्य का जो रिश्ता है बड़े और छोटे भाई का है, तो राज्य सरकार की मदद के लिए केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी बनती थी, जिस प्रकार से त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने आपातकालीन बैठक, एक प्रकार से आपातकालीन बैठक कहूंगा, ये बुलाई। उसमें रेल मंत्री भी थे, उसमें ऊर्जा मंत्री भी थे, उसमें कोयला मंत्री भी थे, और किस प्रकार से चीजों को ठीक किया जा सकता है। देखिए, कदम बड़े हैं। अगर समस्या सामने आई है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। डिपेंड करता है कि आप कितनी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। पर वीरेंद्र जी, अब तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि नए किसी विकल्प पर जाएं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये सोचने के लिए ही तो ये जो बैठक हुई है, फिलहाल तो इस इमरजेंसी से निकलने की बात है कि इस समस्या पर काबू पाकर भविष्य में दोबारा ऐसी समस्या हमारे देश के सामने ना आए, इसके लिए वार लेवल के ऊपर काम होना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ वो काम होगा। अगले साल से ऐसी समस्याएं नहीं आएगी, निश्चित रूप से मैं ऐसा यकीन दिला सकता हूं। जब सामने समस्या आती है तो समाधान साथ निकल करके आता है। और माननीय अमित शाह जी जिस प्रकार से इसके अंदर संज्ञान लेकर के त्वरित रूप से सक्रिय हुए हैं और सभी संबंधित विभागों की, सभी मंत्रियों की, सभी सेक्रेटरीज की उन्होंने मीटिंग बुलाई है, निश्चित रूप से बहुत जल्दी परिणाम आएगा। और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस देश के अंदर बिजली की आपातकालीन स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उपभोक्ताओं का भी फर्ज ये बनता है कि भाई आप भी बिजली के बिल समय से जमा कराइए। आप बिजली तो यूज करते हैं, लेकिन बिल जमा कराने में कहीं ना कहीं बहुत आनाकानी रहती है। ये भी एक बड़ा सवाल है। आप सभी लोगों ने अपना समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिजली संकट को लेकर सभी ने अपनी राय रखी, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, आम आदमी को भी सोचना होगा, आम जनता को भी सोचना होगा कि बिजली की बचत की जाए। उसके अलावा जो विकल्प हैं, जो सोलर ऊर्जा है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।